हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? मैं कह सकता हूं कि जरूर अच्छी चल रही होगी। मेहनत कर रहे होंगे आप, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है। मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, पीछा मत छोड़िएगा, जरूर सक्सेस होंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। 3 टॉपिक बचे हुए हैं, उसमें से एक ये है और 2 और उसमें से जो अरेनियस इक्वेशन है दैट इज मच इंपॉर्टेंट, वहां से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलता है आपको। यहाँ ये कुछ ज्यादा नहीं है, बट हाँ, जैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी टर्म है, ये पूछ सकता है आपसे। जो बैरियर्स हैं यहाँ पे, एनर्जी बैरियर एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ज्यादा इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत इजी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत इजी है, तो आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी का मतलब देखो क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, जब कोई रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना होता है। क्या करना होता है? कोलाइड करना होता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तभी जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्टिंग स्पीसीज गिव्स प्रोडक्ट व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोई एनर्जी गेन करेगा, कोई एनर्जी लूज करेगा उससे। And the number of collisions that take place per second per unit volume is called collision frequency, represented by capital Z। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, collision frequency क्या होती है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ collisions that takes place per second per unit volume, एक सेकंड में या पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितने collisions होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कोलिजन्स मे लीड टू द प्रोडक्ट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे कोलिजन्स जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हो, लेकिन जो कोलिजन्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं कोलाइड करके, उनको हम क्या बोलते हैं? द कोलिजन्स विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। द कोलिजन्स दैट लीड टू द प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। ये इफेक्टिव कोलिजन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड टू मेक कोलिजन्स इफेक्टिव, कोलिजन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए द रिएक्टिंग स्पीसीज हैव टू ओवरकम सर्टेन बैरियर। रिएक्टिंग स्पीसीज को एक बैरियर क्रॉस करना होगा, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो आप उसको, क्रॉस करना होगा टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये एनर्जी बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स देखो 2 तरह के हैं, वन इज द एनर्जी बैरियर एंड सेकंड वन इज द ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर का मतलब कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाई ई नॉट, ठीक। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको पता होना चाहिए क्या है? द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हो जाएगा एनर्जी बैरियर। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको आनी चाहिए। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी का यूज कहां पे होगा? इट विल बी रिक्वायर्ड और यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। जो रिएक्टेंट्स उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में इस एनर्जी का यूज होता है। दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब जो एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने वाले हैं एक दूसरे से, वो फेस टू फेस एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, मतलब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। रिएक्टिंग स्पीसीज विच आर गोइंग टू कंबाइन मस्ट फेस ईच अदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड की NO2 के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो CO2 और NO बन रहा है, ठीक। तो इसमें देखो 2 ओरिएंटेशन मैंने दिखाए हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन कौन सा है और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कौन सा है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है ये NO2 के ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो CO2 में कन्वर्ट होगा, है ना। तो देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहां पे हमने लिया है NO2, बट ऑक्सीजन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कार्बन, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो सकती है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। दूसरे केस में देखो हमने नाइट्रोजन ला दिया इधर, नाइट्रोजन से तो ऑक्सीजन को कार्बन को कंबाइन नहीं होना है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसा भी हो सकता था कि C हम इधर कर देते, O इधर कर देते, तब भी क्या होता? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, ठीक। तो 2 बैरियर्स चाहिए रिएक्टिंग स्पीसीज को ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और 2 बैरियर्स कौन से? एक तो एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और ओरिएंटेशन बैरियर क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है, जो कंबाइन होने वाले हैं एटम्स, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो? मस्ट फेस ईच अदर, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? और ये एक रिलेशनशिप है रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, K = Z × E की पावर -EA/RT। इसको याद कर लीजिएगा। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी मच इंपॉर्टेंट आएगा 1 नंबर में। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है आपसे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी पूछा जाता है आपसे। एक नंबर के ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान
रखना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक, ध्यान रखना प्लस याद करना और एग्जाम तक याद रख पाना। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आप ऐसे समझो, आपने अभी पढ़ा था कि किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मान लिया रिएक्टेंट यहां पे है और थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है। ठीक, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी चाहिए, बट रिएक्टेंट की जो नॉर्मल एनर्जी स्टेट है वो इतनी है। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितने एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द नॉर्मल एनर्जी स्टेट। मतलब ये दोनों जो एनर्जी बैरियर है इनके बीच का जो गैप है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को, एक्स्ट्रा एनर्जी, कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं समझ पाए, फिर से समझिए। जैसे यहां पे आइए कि ये कोई रिएक्टेंट है AB प्लस C। ठीक, इनका ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी या बोले तो नॉर्मल एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन E नॉट कहां है, यहां पे E नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इनको ये इतनी एनर्जी चाहिए, है ना, यही तो एनर्जी चाहिए। ये नॉर्मल एनर्जी स्टेट है, नॉर्मल एनर्जी स्टेट से और ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे आप इधर इन टर्म्स ऑफ हीट, अगर वो नॉर्मल कोई रिएक्शन है, थर्मल रिएक्शन है, और इन टर्म्स ऑफ सनलाइट अगर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के बराबर हो जाएगी, और क्या होगा, इट विल चेंज टू द प्रोडक्ट। So the extra amount of energy that has to be supplied to the reacting species in their normal energy state to make their energy equal to threshold energy, that will be called as the activation energy represented by symbol EA। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम नॉर्मल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम इसकी नॉर्मल एनर्जी को माइनस कर दें, नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, तो हमें मालूम चल जाएगा कि रिएक्टेंट को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के बराबर हो जाए। ठीक, समझ पा रहे हो। अब ये एक चीज और देखो, जब ये रिएक्टेंट को आपने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी तो इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई, है ना। ये एनर्जी ये यूटिलाइज करेगा अपने जो बॉन्ड हो गए, जैसे AB का बॉन्ड है, AB के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक, ब्रेक कर रहा होगा और C के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसी ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब हो गया, अब सीधे शब्दों में सुनो कि रिएक्टिंग स्पीसीज को जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, है ना, तब जब वो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन करेगा, उसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। आप देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक, एक एग्जांपल ले लीजिए, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया इसको तो देखो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है वीक होने लगे, आयोडीन के अपने बॉन्ड वीक हो गए, यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है ना, और न्यू बॉन्ड्स, न्यू इंटरेक्शंस की फॉर्मेशन हो रही बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये एनर्जी रिलीज करेगा एंड दैट विल चेंज टू द प्रोडक्ट। ठीक, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखिएगा, यहां से आपको दो चीजें पूछ सकता है, एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ सकता है क्या होता है, दूसरा आपसे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है और अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो द रिएक्टिंग स्पीसीज एट देयर नॉर्मल एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो रिएक्टेंट है जब वो नॉर्मल एनर्जी स्टेट पे होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी लेके E नॉट पर पहुंच जाएंगे। E नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के बराबर हो जाएगी, और वहां पे जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, उसी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो इक्वेशन बचती है मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेनियस इक्वेशन, और यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा 3 मार्क्स का। एक तो अरेनियस इक्वेशन अगर पूछता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ पूछ लेगा राइट द अरेनियस इक्वेशन। दूसरा अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आता है। कम टू द अरेनियस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहां से आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिल सकता है, अक्सर मिलता है, या तो
डायरेक्ट अगर आपसे अरेनियस इक्वेशन पूछेगा कि राइट द अरेनियस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन लिख देनी पड़ेगी आपको, एंड दैट विल बी ऑफ 1 मार्क। देखो अरेनियस इक्वेशन क्या है, इट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेट कांस्टेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये इक्वेशन मिलती है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। जो रेट कांस्टेंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक, तो हो जाएगा के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे के रेट कांस्टेंट है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या बोले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। माइनस मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया है, ये ई ए के साथ में रहेगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ये पेरेंट इक्वेशन है, दैट विल बी कॉल्ड एज द अरेनियस इक्वेशन। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, अगर आपसे सिर्फ पूछता है कि राइट द अरेनियस इक्वेशन, तो आपको यही लिख देनी। फर्दर मॉडिफाइड इसको करते हैं, लॉग की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको इधर ले आइए, एल एन ई अलग कर लीजिए, एल एन ई की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास में इक्वेशन आ गई एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एल एन है लॉग टू द बेस ई। ठीक है, अब लॉग टू द बेस ई को जब लॉग टू द बेस 10 के टर्म्स में चेंज करोगे तो जाएगा लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी। लॉग के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन, इसको मतलब सिंपली इस तरह से लिख दिया हमने। तो यहां से ये जो ए की वैल्यू है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो स्लोप आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ये स्लोप आपसे पूछता है एक नंबर का, स्लोप क्या होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर ये जो इक्वेशन है एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, अगर हमने मान लिया कि इफ K1 एंड K2 आर द टू कांस्टेंट्स आर गिवन, मतलब रेट कांस्टेंट दो दिए हुए हैं और टेम्परेचर भी दो दिए हुए हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, K1 के लिए लिखेंगे, फिर K2 के लिए लिखेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, फोर्थ वाली जो इक्वेशन है मतलब K2 से K1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये जो इक्वेशन है यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलता है 3 नंबर का। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, आपको पता है केमिस्ट्री में कैलकुलेशन तो रहती है, बट भैया 3 नंबर भी आसान नहीं है। अगर आप ये इक्वेशन ही लिख देते हो, आप पहचान लेते हो कि रेट कांस्टेंट्स दे रखे हैं अलग अलग, टेम्परेचर दे रखा है अलग अलग, और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है ना, तो फिर हम यही इक्वेशन लगाएंगे, मतलब अरेनियस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म की बात कर रहा है। ठीक, तो अगर आप इक्वेशन लिख देते हो तो इक्वेशन भी आपका कितने का हो जाएगा, 1 मार्क का, तो सिर्फ ये इक्वेशन होगा, वैल्यू पुट करोगे हाफ मार्क, सॉल्विंग करोगे फर्दर हाफ हाफ हाफ, और लास्ट में आपका आंसर तक पहुंचते तक टोटल 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से थ्योरेटिकली ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सॉल्यूशन के एंड केमिकल काइनेटिक्स के तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने न्यूमेरिकल बता दूं या तो उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, या तो उसी टाइप का कोई एग्जाम न्यूमेरिकल आ जाए जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर होगा दैट विल बी द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इजीएस्ट। ठीक, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं वहां पे बता दूंगा, बोर्ड की दम नहीं है कि उसके बियॉन्ड आपसे क्वेश्चन जाके पूछ ले। मतलब ये हो गया कि जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसी क्वेश्चन में आपका पूरा पेपर आएगा डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए।